हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, सॉरी चेंज हो गया। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में क्या पढ़ना हम लोगों को, मैं पेन चूज कर लेता हूँ यहाँ से। देखिए, हाइजेनबर्ग हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। ठीक है। और इनका जन्म जो है जर्मनी में 5 दिसंबर 1901 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 5 दिसंबर 1901 ईस्वी में हुआ था। और ये जो है सोमरफील्ड और नील्स बोहर के अंडर काम कर चुके थे। ठीक है, मतलब ये सोमरफील्ड के अंदर भी काम किए थे और नील्स बोहर के अंडर भी काम किए थे, मैक्स बॉर्न के अंडर अंडर भी काम किए थे। ठीक है, किसने काम किया था? हाइजेनबर्ग ने। ठीक है, इनका पूरा नाम है वर्नर कार्ल हाइजेनबर्ग। ठीक है, ये कहाँ के रहने वाले थे? ये जर्मनी के रहने वाले थे। और इनको जो 1932 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। ठीक है, तो ये हो गया इनका जो है छोटा सा बायोडाटा। अब जानते हैं कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ने से पहले हम लोग ये जान लें कि ये जो है कंसेप्ट की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, देखिए, नील्स बोहर नील्स बोहर ने क्या कहा था? नील्स बोहर ने कहा था कि जो नील्स बोहर के चेले हैं, मतलब हाइजेनबर्ग। ठीक है, तो नील्स बोहर ने क्या कहा था? नील्स बोहर ने कहा था कि जो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है? फिक्स ऑर्बिट पर चक्कर लगाता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को उन्होंने क्या माना था? पार्टिकल माना था। पार्टिकल माना था। तो इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मानकर अपना जो भी फार्मूला था, नील्स बोहर का जो कंसेप्ट था, वो दुनिया के सामने रखे थे। ठीक है, और एक फार्मूला वो टोटल एनर्जी फाइंड किए थे। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, तो ये इक्वेशन उन्होंने फाइंड किया था फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो उन्होंने क्या इलेक्ट्रॉन को क्या माना था? पार्टिकल माना था। ठीक है, नील्स बोहर के बाद दे ब्रोगली है। डे ब्रोगली दे ब्रोगली ठीक है, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पार्टिकल और वेव दोनों की तरह बिहेव करता है। ठीक है, इस मतलब इलेक्ट्रॉन के अंदर दोनों की प्रॉपर्टीज है, वेव की तरह भी चलता है और ये पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। तो ये जब जब डे ब्रोगली ने ये मान लिया कि जो इलेक्ट्रॉन है दोनों की तरह बिहेव कर रहा है, तो वहां से आया ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर का कंसेप्ट आया। ठीक है, और जैसे ही ये माना गया कि इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिकल और जो है वेव दोनों की तरफ बिहेव करता है, तो देखिए इस पर जो है हम क्लासिकल फिजिक्स नहीं लगा सकते। ठीक है, हम मान लें कि इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिकल और वेव दोनों की तरह बिहेव करता है, तो हम क्लासिकल फिजिक्स नहीं लगा सकते। तो वहां पर क्या लगता है? क्वांटम फिजिक्स लगता है। ठीक है, तो नील्स बोहर के जो चेले थे हाइजेनबर्ग, उन्होंने क्या कहा कि देखो ये इलेक्ट्रॉन तो हो गया पार्टिकल और वेव दोनों की तरह बिहेव करता है, देव ब्रोगली सही है। ठीक है, साथ में जो नील्स बोहर ने कहा था कि ये जो है जो पार्टिकल जो पार्टिकल्स है उसका पोजीशन, इजेक्ट पोजीशन और मोमेंटम, पोजीशन और मोमेंटम। ठीक है, अगर नील्स बोहर के हिसाब से सोचें, अर्थात हम इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मान लें, तो क्या होगा? हम पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक साथ जो है डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम केवल पार्टिकल माने तो। लेकिन अगर हम वेव मानेंगे इसको, तो हम पोजीशन और मोमेंटम एक साथ जो है डिटरमाइन नहीं कर सकते। ठीक है,
इसमें क्या होगी, इसमें होगी अनसर्टेनिटी। ठीक है, ये कंसेप्ट कहाँ से निकला, एक कंसेप्ट मैं थोड़ा और डिटेल में बता दे रहा हूँ कि आप लोगों को कि कहाँ से निकला। जैसे हम इसको इरेज कर रहा हूँ, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो जैसे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है और ये वेव की तरह चल रहा है। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट कब दिखाई देता है, जैसे मान लो पेड़ हो गया, ये पेड़ हो गया, ठीक है, तो कब ये पेड़ कब दिखाई देता है, तभी दिखाई देता है जब ये इस पर आकर फोटान एच न्यू टकराता है, फोटान आकर टकराता है, उसके बाद रिफ्लेक्ट, मतलब रिफ्लेक्ट होकर उसके बाद आपके आंखों में जाता है, तो ये पेड़ दिखाई देता है। ठीक है, तो अगर ये फोटान आ रहा है, ठीक है, और मान लीजिए कि ये टी समय पर हम पेड़ को देख रहे हैं, टी समय पर पेड़ को देख रहे हैं, ठीक है, टी समय पेड़ को देख रहे हैं, अगर ये पेड़, अगर पेड़ मोशन में होता, अगर पेड़ मोशन में होता, अगर इसकी पेड़ की वेलोसिटी लाइट के वेलोसिटी की इक्वल हो जाता, तो क्या होता, क्या होता, मतलब फोटान आके टकराता, ठीक है, जिस समय पेड़ से टकराता उस समय पेड़ कहीं और होता, ठीक है, पेड़ यहाँ पर होता। ठीक है, तो एक ही चीज एक ही समय दो दो जगह पर दिखाई देगी, मतलब लगेगी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, मतलब पोजीशन हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे कि यहाँ पर है कि यहाँ पर। ठीक है, पोजीशन हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे कि पेड़ जो है यहाँ पर है कि यहाँ पर है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, जैसे इलेक्ट्रॉन है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है और इसकी वेलोसिटी लगभग लाइट के वेलोसिटी के इक्वल होती है। ठीक है, तो जो नील्स बोहर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है, उसमें जे जे था, सॉरी हाइजेनबर्ग ने क्या उसमें ऐड किया, उसमें ऐड ये किया कि इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है और जब इस पर फोटान आकर टकराएगा तब तक इलेक्ट्रॉन कहीं और होगा, इसलिए हम इसका पोजीशन, इजेक्ट पोजीशन और मोमेंटम दोनों हम एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते। आज जब नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं तो होगी अनसर्टेनिटी। क्या होगी, अनसर्टेनिटी होगी। ठीक है, क्या होता है, अनसर्टेनिटी होता है। ठीक है, किस में अनसर्टेनिटी होता है, पोजीशन में अनसर्टेनिटी होता है और मोमेंटम में अनसर्टेनिटी होता है। ठीक है, तो हाइजेनबर्ग ने एक मैथमेटिकल फार्मूला दिया, उन्होंने उन्होंने बताया कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू एच अपान 4 पाई के इक्वल होता है। डेल्टा एक्स क्या है, ये है अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। ठीक है, पोजीशन, और डेल्टा पी क्या है, ये अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ठीक है, डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और डेल्टा पी क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल फार्मूला किसने दिया था, हाइजेनबर्ग ने दिया था। ठीक है, जब ये मैथमेटिकल फार्मूला आया और हाइजेनबर्ग ने अपना जो है सिद्धांत जो है दुनिया के सामने रखा, ठीक है, तो जितने भी पीछे के जो मतलब जो कंसेप्ट थे, नील बोहर का जो कंसेप्ट था, ठीक है, और जो सोमरफील्ड का था, जो भी मतलब साइंटिस्ट थे, उनका क्या हो गया, उसमें जो है आ, वो हो गया, मतलब फेल हो गया। ठीक है, जैसे नील्स बोहर का जो कंसेप्ट था, ठीक है, उसमें क्या करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा करेक्शन। ठीक है, जो मतलब नील्स बोहर ने क्या माना था कि नील्स बोहर ने ये माना था कि पार्टिकल जो है सर्कुलर पाथ पर चक्कर लगाता है। ठीक है, और इसको पार्टिकल माना था। ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, करेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, जब हाइजेनबर्ग ने दुनिया के सामने ये फार्मूला दिया, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपान 4 पाई, तब हुआ क्वांटम फिजिक्स का निर्माण। ठीक है, क्वांटम फिजिक्स की उत्पत्ति हुई। ठीक है, क्वांटम फिजिक्स जुड़ गया। ये क्वांटम फिजिक्स में जो ज्यादातर जो योगदान है किसका है, दो लोगों का योगदान है, एक तो डेव ब्रॉगली
और दूसरा है हाइजेनबर्ग, ठीक है, हाइजेनबर्ग, और एक है दे ब्रॉगली, ठीक है। ये दो लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। इन्हीं मतलब इन्हीं के सोच, मतलब इनकी जो थ्योरी थी वो आने वाले साइंटिस्टों को किधर ले गई, आने वाले साइंटिस्टों को क्वांटम फिजिक्स की तरफ ले गई। क्वांटम फिजिक्स की तरफ ले गई, क्यों ले गई? क्वांटम फिजिक्स क्या है, देखिए, मतलब हम एटम के अंदर और डीप में जाएं अगर, तो कहेंगे कि एटम, जैसे एटम के, एटम में जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, तो नील्स बोर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है तो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाता है, ठीक है, लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाता है, लेकिन जाता है, ठीक, लेकिन कहाँ जाता है और किस रास्ते से जाता है, ठीक है, ये किसी मतलब किसी को पता नहीं चल सकता या कोई बता नहीं सकता, ठीक है। इसी चीज को जो है, अगर दूसरे लैंग्वेज में कहें तो इसी चीज को हाइजेनबर्ग ने बताया था, ठीक है, कि इजेक्ट हम जो है कहाँ गया और किस रास्ते से होके गया, इस रास्ते से हो गया कि इस रास्ते से होके गया, ठीक है, ये नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो यही है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग, ठीक है। और उसके बाद जो है, और जो है इसमें जो है देखेंगे, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच अपान 4 पाई, डेल्टा पी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा पी इक्वल टू लिख सकते हैं डेल्टा एम इंटू वी, ठीक है। अब ये क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और वी क्या है, वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एम वी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच अपान 4 पाई। इसको और सॉल्व करेंगे तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू ये हो जाएगा 4 पाई एम, ठीक है। अब एच की वैल्यू यहाँ रखेंगे, एच की वैल्यू जो है हम मान लेते हैं, एच की वैल्यू कितना रखेंगे, 6.6 इंटू 10⁻⁻27, ठीक है। और ये 4 हो गया, और ये पाई की वैल्यू कितना रखेंगे, 3.14, ठीक है। और मास मास की वैल्यू रखेंगे 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, ठीक है, ग्राम में। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक जो है एक वैल्यू आएगी, ठीक है। तो क्या होगा, वहां से आएगा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी, ये क्या आ जाएगा, अनसर्टेनिटी यू आ जाएगा, कुछ फिक्स वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, फिक्स वैल्यू आ जाएगा, अनसर्टेनिटी आ जाएगी, ठीक है। अगर हम अगर हम ये मान लें कि अगर हम ये मान लें यहाँ से कि अगर डेल्टा एक्स जीरो होने का मतलब क्या होगा, इसका मतलब, इसका अर्थ क्या होगा, डेल्टा एक्स जीरो होने का मतलब कि हम अगर पोजीशन, मतलब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का इजेक्ट पोजीशन अगर फाइंड कर लें तो उस समय क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स जीरो हो जाएगा। क्यों 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 होगा, क्योंकि अनसर्टेनिटी इन डेल्टा एक्स क्या होगा, जीरो है, मतलब पोजीशन में तो अनसर्टेनिटी है ही नहीं, मतलब हमने इजेक्ट लोकेशन फाइंड कर लिया। तो उस समय क्या होगा, उस समय ये होगा कि अगर ये जीरो होगा, ठीक है, तो डेल्टा भी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यू अपान डेल्टा एक्स, और यू अपान जब डेल्टा एक्स जीरो है तो ये हो जाएगा इन्फिनाइट। तो उस समय जो अनसर्टेनिटी एंड वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, इन्फिनाइट होगा, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। और हम वेलोसिटी को मेजर नहीं कर सकते हैं, वेलोसिटी को मेजर नहीं कर सकते हैं, मतलब उसका मापन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अनसर्टेनिटी एंड वेलोसिटी, और जब वेलोसिटी को मेजर नहीं कर सकते हैं तो हम मोमेंटम नहीं फाइंड कर सकते हैं, मोमेंटम फाइंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम ये कहें, दूसरा इक्वेशन ले रहे हैं, अगर हम ये कहें कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इक्वल टू यू है, ठीक है, अगर हम ये कहें कि अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी डेल्टा वी इक्वल टू जीरो हो जाए, मतलब हमको जो है इलेक्ट्रॉन की इजेक्ट जो है वेलोसिटी पता चल गया, ठीक है। तो उस समय क्या होगा, उस समय डेल्टा एक्स इक्वल टू हो जाएगा यू अपान डेल्टा वी, और यू अपान वी की वैल्यू क्या हो, डेल्टा वी की वैल्यू क्या, जीरो है, तो यहाँ जीरो रखेंगे तो हो जाएगा इन्फिनाइट। तो उस समय क्या होगा, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इन्फिनाइट हो जाएगा,
मतलब हम एग्जैक्ट जो है इसका जो है लोकेशन फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। और इक्वेशन इसमें देखेंगे हम लोग तो, और इससे इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच अपान 4 पाई, ठीक है। इससे और इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन ऐसे फाइंड करेंगे हम लोग कि देखिए डेल्टा पी इक्वल टू क्या होता है, देखिए डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी को क्या लिख सकते हैं, ये एक्स क्या है, एक्स मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, और डेल्टा पी क्या है, मोमेंटम है। तो मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है, ठीक है। अगर हम डिस्प्लेसमेंट, ये मास हो गया और वेलोसिटी हो गया, और वेलोसिटी में टी से भाग दें और टी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो मान में कोई वैल्यू नहीं आएगी, मतलब चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो क्या ये डेल्टा भी अपान टी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो डी इंटू मास, डी इंटू एक्सेलरेशन को क्या बोल सकते हैं, इंटू टी, इसको फोर्स बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो डी इंटू एफ हो जाएगा, इंटू टी हो जाएगा, और डी ऑफ डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का जो मल्टीप्लीकेशन होता है उसके क्या बोल सकते हैं, ई बोल सकते हैं, एनर्जी बोल सकते हैं, इंटू टी, क्योंकि एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन होता है, तो इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं आप, ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं क्या, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी, ये सही है, ठीक है, लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर इसमें रख देंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच अपान 4 पाई, ठीक है। अगर हम, अगर हमको मान लो टाइम पता चल गया, ठीक है, मान लो क्वांटम फिजिक्स में अगर हमको इलेक्ट्रॉन का जो है जैसे टाइम पता चल गया कि इतने टाइम पर यहाँ पर है, ठीक है, तो उस समय क्या होगा, अगर टाइम पता है, इजेक्ट जो है टाइम पता है, तो डेल्टा टी इक्वल टू 0 आएगा, अर्थात अनसर्टेनिटी इन टाइम क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, ठीक है। और जब ये 0 के इक्वल होगा तो अनसर्टेनिटी इन एनर्जी डेल्टा ई क्या होगा, डेल्टा ई इन्फिनाइट हो जाएगा, ठीक है, अगर डेल्टा टी, इफ डेल्टा टी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम जो है इलेक्ट्रॉन के पास कितना एनर्जी है वो उसको मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, वहां पर क्या हो जाएगा, अनसर्टेनिटी आ जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा, ठीक है, फिक्स नहीं होगा। तो इस तरह से जो है उसी तरह से इसका रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन हो गया, ठीक है। तीसरा जैसे इक्वेशन हम फाइंड कर सकते हैं या बना सकते हैं, ठीक है। तीसरा इक्वेशन सिमिलरली इसी तरह से होता है, डेल्टा थीटा इंटू डेल्टा फाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच अपान 4 फाई, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि जो एटम होता है वो 3 डायमेंशनल होता है, और एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 3 डायमेंशनल स्फीयर पर चक्कर लगाता है इस तरह से, और ऐसे ही वेव वेव फॉर्म में चक्कर लगाता है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन पार्टिकल और वेव दोनों की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो वहां पर थीटा क्या है, ये भी एंगल है, और फाई क्या है, ये भी एंगल है, मतलब दोनों कोण है। तो अगर हम जो अगर हम 3 डायमेंशनल में देखें, एटम के अंदर की बात अगर करें, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, थीटा और फाई दोनों में चेंजिंग होगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, डेल्टा थीटा और डेल्टा फाई में क्या होगा, देखिए डेल्टा फाई अगर मेजर करना चाहेंगे, ठीक है, अगर एक एंगल मेजर करना चाहेंगे तो दूसरा एंगल क्या होगा, डेल्टा थीटा क्या होगा, ठीक है। अगर इसमें जो है अगर डेल्टा फाई इजेक्ट हमको पता है तो डेल्टा थीटा क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा, तो डेल्टा थीटा को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है। सब मिला जुला कर यहाँ से एक कंक्लूजन निकला कि मतलब एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है और जिसमें प्लस चार्ज रहता है, ठीक है, उसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उसका हम एग्जैक्ट लोकेशन और मोमेंटम एक साथ फाइंड नहीं कर सकते, और जब फाइंड नहीं कर सकते हैं तो यहां से आया एटॉमिक ऑर्बिटल का कंसेप्ट, एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल का कंसेप्ट आया। एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या है, ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिटल क्या है, तो वह क्षेत्र न्यूक्लियस के चारों ओर
पाए जाने वाले वह क्षेत्र या न्यूक्लियस के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्बिटल्स बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्षेत्र हो गया, न्यूक्लियस के चारों ओर का एक क्षेत्र हो गया, स्पेसिफिक क्षेत्र हो गया जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑर्बिटल्स बोलेंगे। उसी तरह मान लीजिए प्लस चार्ज ले लिए और ये एक क्षेत्र हो गया, मान लो एक वॉल्यूम हो गया, एक स्फीयर हो गया, ठीक है। अब इस जो है वॉल्यूम पर क्या है, जैसे ये दिखा रहे हैं, ठीक है, इस पर क्या है, पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑर्बिटल्स, ठीक है। जैसे एस हो गया, ठीक है, ये एस हो क्या होता है, स्फेरिकल होता है ना, तो ये होता है ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो यहाँ हाइजेनबर्ग से क्या आया, हाइजेनबर्ग से ये निकल कर आया, प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। एग्जैक्ट लोकेशन और मोमेंटम फाइंड नहीं कर सकते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। हेलो, ठीक है, दोबारा हम लोग जुड़ गए हैं। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1/2 होगा। टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1/2 होगा। तो यहाँ जो है हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि हेड आएगा कि टेल आएगा, हाँ ये बता सकते हैं प्रोबेबिलिटी, मतलब गेस कर सकते हैं। गेस करेंगे तो क्या है, 50% चांस ये है कि हेड आएगा, 50% चांस ये है कि टेल आएगा, ठीक है। उसी तरह से एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होता है उसको भी क्या कर किया जाता है, गेस किया जाता है कि इस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। और जिस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्बिटल्स बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्बिटल्स बोलते हैं। तो यहाँ से जो है ऑर्बिटल का कंसेप्ट आया, ठीक है। एक नया वर्ड जुड़ा केमिस्ट्री में, ऑर्बिटल्स, ठीक है। देखिए ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स दोनों क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स क्या होता है, दोनों अलग अलग होता है, ठीक है। देखिए ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं कक्षा, ठीक है। और ऑर्बिटल को बोलते हैं कक्षक, ठीक है। दोनों में होता है बहुत बड़ा डिफरेंस, ठीक है। जो एन सेल होता है, जैसे के, एल, एम, एन, जो, ठीक है, पहले आप लोग पढ़ते हैं या पढ़ते आए हैं, जो सेल होता है, जो कोष होता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, आर्बिट बोलते हैं, आर्बिट, ठीक है। और आर्बिट, और आर्बिट के अंडर में क्या होता है, ऑर्बिटल्स होता है, ठीक है। अंडर क्यों बोल रहे हैं, जैसे n बराबर 3 के लिए बात करें तो l की वैल्यू क्या होती है, n बराबर या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, ठीक है। ये इतना होगा, ठीक है, ये 3 नहीं होगा, 0, 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा। n बराबर 3 के लिए 3 वैल्यू होता है l की, 0 या तो 1 या तो 2, ठीक है। तो यहाँ हम बात कर रहे थे ऑर्बिटल्स की, ठीक है। तो एल 0 होता है तो क्या होता है, ये एस होता है, जो शेप होता है स्फेरिकल होता है। और एल की वैल्यू 1 होता है तो डम्बल होता है, और एल की वैल्यू 2 होता है तो डाई डम्बल होता है, ठीक है। तो ये जो डंबल दिख रहा है वो क्या है, इस ये एरिया है, एक जो है वॉल्यूम है, ठीक है, जहां पर मतलब इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। अब इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्बिटल्स बोलते हैं, ठीक है, ऑर्बिटल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ऑर्बिटल्स का कंसेप्ट, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, ठीक है।